नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। तो आज जो हमारी बातचीत का विषय है वह नौकरी है, मतलब बेरोजगारी, जो किसी भी समाज में एक सबसे बड़ी समस्या है और ख़ास तौर पर छात्रों के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि छात्र जीवन का जो संघर्ष होता है वह एक अदद नौकरी पाने का ही संघर्ष होता है। तो आप जो अध्ययन कर रहे हैं और जो भी हुनर हासिल कर रहे हैं उसका मकसद है कि आप एक नौकरी भी हासिल करें। और जब इस नौकरी मिलने की संभावना पर किसी भी तरह का तुषारापात होता है और उसमें किसी भी तरह के गड़बड़ी की आशंका होती है तो छात्र पूरी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है कि वह सर्वाधिक ऊर्जावान होता है, शरीर और दिमाग से सर्वाधिक सक्रिय होता है और ऐसे में वह प्रभावित भी बहुत होता है। हालांकि जब आप उससे बात करेंगे तो वह अपने पढ़े लिखे और समझदार होने की भी बात करता है, पर जहाँ भी उसे उम्मीद या फिर कोई भी संभावना दिखाई पड़ती है वह उस तरफ चल पड़ता है। ऐसे में हमारे यहाँ जिस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति चमकती है और नेतागिरी की फसल काटी जाती है, उसमें इस ऊर्जा का ज़्यादातर गलत इस्तेमाल होता है और नेतागिरी तो खुद चमकती है मगर छात्रों के हाथ में कुछ नहीं आता है। तो यह जो रेलवे की परीक्षा और उसके परिणाम को लेकर एक आंदोलन हुआ और लगातार विरोध भी चल रहा है कुछ जगहों पर, तो उसमें लोगों की किस तरह से और क्या भूमिका है यह तो अपनी जगह जैसे हमेशा रहती है वैसे ही है। और जब कभी छात्र उग्र होते हैं तो वह प्रशासन की लाठी और बर्बरता का भी शिकार होते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात जो न्यू मीडिया है उसके आ जाने से होने लगी है। हमारे प्रयागराज में आज से 15-20 साल पहले से ही, या ये कहिए कि जब पोस्ट ओबीसी रिजर्वेशन की शुरुआत हुई तो हमारे ज़्यादातर कैंपस तोड़ फोड़, अराजकता और नेताओं के ही चंगुल में चले गए। तो अगर ये मान लीजिए कि 1985 के बाद का जो दशक शुरू हो रहा है उसमें शिक्षा से बहुत ज़्यादा समझौते हो रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद जगा पाने में नाकाम रहे हैं। और यह बेरोजगारी कोई केवल आज की या अभी की समस्या नहीं है, यह एक शाश्वत समस्या है और यह पूरी दुनिया की समस्या है। तो अभी रेलवे, एसएससी और बैंक से जुड़ी जो नौकरियों के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उनकी देश में सर्वाधिक संख्या होती है। तो ये अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, तो हर साल 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं और उनकी तैयारी करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन विभागों में भर्तियां निकलती हैं वो महज 1 लाख से 1.25 लाख होती हैं। मतलब अगर टाइम से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से अगर ये सारी भर्तियां हो भी जाएं तो महज 1% लोगों को नौकरी मिलेगी। और सोचिए बाकी 99% लोगों का क्या होगा। तो आप जिस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने अनजाने में हिंसा और अराजकता में भागीदारी निभाने लगते हैं, या यूँ कहें महज एक भीड़ बन के रह जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। हासिल उसमें होता है जो अपने आप को उस भीड़ का नेता बना लेता है। तो आप किस अराजकता और किस समूह के साथ खड़े हैं यह आपको तय करना है, क्योंकि हर हाल में जो नौकरी मिलेगी वह सिर्फ 1% लोगों को मिलेगी। और आप मतलब एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस
मतलब बैंकिंग सेवा से जो जुड़ी संस्था हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी, सी, डी, और रेलवे की जो भी परीक्षाएं होती हैं ग्रुप सी और डी की आम तौर पर, जिसमें स्नातक, इंटर और हाई स्कूल की एलिजिबिलिटी रहती है, इसमें हमारे देश का सबसे बड़ा जो युवा वर्ग है वह उसमें, उसकी पढ़ाई में, उसकी तैयारी में अपना जीवन खपाता है और उस 1% में आने की कोशिश करता है। और यह सरकारी नौकरी के लिए जो चाहत है, जो भीड़ है या आकर्षण है कहिए, वह सिर्फ 1% को ही मिलना है, यह बात तय है। मान लीजिए आपने अपने जीवन के 4-5 साल और कभी कभी 8 से 10 साल, क्योंकि आरक्षित वर्ग के जो बच्चे रहते हैं सबसे ज़्यादा ज़्यादती उन्हीं के साथ होती है, क्योंकि उम्र में छूट मिलती है और बाकी चीज़ों में भी जो छूट मिली रहती है, उसकी वजह से 10 से 15 साल का अपना जीवन वो इस तैयारी के नाम पर खपा देते हैं। और मान लीजिए इस लंबी तैयारी के बाद उन्हें कुछ न हासिल हो तो सोचिए वो क्या करेंगे। हमारे प्रयागराज में भी PCS, IAS और मतलब बाकी सभी परीक्षाओं की भी तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। और पिछली सरकार ने अभी 35 से 40 साल उम्र कर दी, और कुछ लोग इस उम्र बढ़ाए जाने का फ़ायदा भी लिया और अपने अंतिम प्रयास में किसी पद पे चयनित भी हो गए। लेकिन वो 2, 4, 10 लोग थे, मतलब अगर प्रतिशत में उनका आंकड़ा निकाला जाए तो 1% भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 35 से 40 साल उम्र की गई, हजारों बच्चों को कुछ और करने से इस निर्णय ने रोक दिया और फिर 5 साल वो उसी संभावना और उम्मीद को पाने की कोशिश में जुट गए। फिर वही रिजल्ट 1% आएगा और बाकी लोगों को फेल होना है। तो ऐसे में हमें जो है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए निरंतर कोशिश नहीं करते रहना है, बल्कि हमें रोजगार के लिए प्रयास करना है और इसके लिए हमें स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे हाथ में जब कोई हुनर होगा, कोई काबिलियत होगी, तो हम दूसरे काम भी कर सकेंगे। अभी एक बच्चे से बात हो रही थी कि भाई सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो सीधी सी बात थी कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, अच्छी सैलरी है। और फिर वो सीधे कहता है कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों को देखिए 45 से 50 हज़ार से सैलरी शुरू होती है, और काम के घंटे और काम के दिन और कितना काम करना पड़ता है ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर पूछा मतलब काम नहीं करने के लिए जाना चाह रहे हो, तो हंसते हुए कहा हाँ ये माना जा सकता है। फिर वही 8 से 10 साल में आपको कोई प्रमोशन मिलता है और बाकी जो हर साल TA, DA और इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो जो लोग 15 से 20 साल की सेवा कर चुके हैं वो 80 हज़ार से ऊपर सैलरी ले रहे हैं प्राइमरी स्कूल के शिक्षक। तो जब इतनी ज़्यादा सैलरी है और काम और जवाबदेही को लेकर कैसी हालत है आप देख सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई टिप्पणी करना किसी भी सरकारी कर्मचारी पे ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से कितना काम कर रहे हैं, तो हम सब सरकारी सेवा में चयनित हो जाना चाहते हैं। तो बच्चों से ये निवेदन है कि आप किसी अराजकता और तोड़फोड़ में तब भी मत शामिल होइए। निवेदन शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और पुलिस की तरह लाठियां आप पे चलाई जाएंगे, तो वो तो आपके लिए एकदम बुरा होगा। सोचिए, जब आप किसी तोड़ फोड़ और अराजकता में शामिल होते हैं तो आप प्रशासन को ज़्यादा ताकत दे देते हैं और आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और आपके जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी तब खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको किसी भीड़ और अराजकता का हिस्सा नहीं बनना है। अच्छा देखिए, अभी जो इस NTPC जो रेलवे RRB की जो परीक्षा है, NTPC ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इस तरह के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे आंदोलनरत हैं उन्होंने ट्रेन जला दिया, तो सोचिए अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, मान लीजिए 200-500 बच्चों के खिलाफ, तो क्या वो कहीं नौकरी के लायक रह जाएंगे? और उनके साथ जो लोग खड़े हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, उनको NTPC का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है कि किस बात के लिए बच्चे आंदोलित हैं, उनके साथ क्या ज़्यादती है उनको पता ही नहीं है। तो अगर आप पूर्व में
आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाओं को और परिणाम जारी करने के जो उनके तौर तरीके हैं, अगर उन पे आप गौर करेंगे तो कभी भी संतोषजनक नहीं था। और जो रोज़गार फॉर्म भरने और उनकी शॉर्ट लिस्ट करने, परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम जारी करने की जो स्थितियां थीं, कभी भी संतोषजनक नहीं थीं। एक परीक्षा और उसके परिणाम आने में सालों साल लग जाता है, कभी कभी तो 4 से 5 साल लग जाता है। ऐसे में धीरज खोना स्वाभाविक है। अब सोचिए, ऑनलाइन काफ़ी कुछ हो गया है, परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, उसके बाद भी परिणाम समय पे नहीं आ पा रहा है। अब सोचिए, जब 2 से 2.5 करोड़ बच्चे परीक्षाओं में बैठेंगे, उनको कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कितने दिन में। अब यही परीक्षा सोचिए जब मैनुअल होता था और 50 लाख फॉर्म पड़ जाए, तो उनकी छटाई और परीक्षा की व्यवस्था, रोल नंबर अलॉट करना, ये क्या 1-2 महीने में हो सकता है? तो फिर वही सप्लाई और डिमांड का नियम, तो व्यवस्था अपने आप में चरमरा जाएगी। तो हमें अपने आप को हुनरमंद बनाने की कोशिश करनी है, सीखना है, क्योंकि आप ये तो जान गए ना कि सिर्फ 1% को अगर नौकरी मिलनी है और 99% को फेल होना है, तो संभावनाएं आपके पास कितनी हैं। और ये हमेशा से ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी रहेंगी। सरकारी सेवा में 1% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितने फॉर्म डाल रहे हैं, जितनी वैकेंसी आ रही है, वो 1 लाख से 4 लाख कभी नहीं हो जाएगी, 1 लाख से 1.25 लाख होगी, 10-5 हज़ार कम ज़्यादा ही होगी, मतलब कम भी हो सकती है। तो 1% से कम ही लोगों का चयन होगा। फिलहाल ये वैकेंसी और परीक्षा को लेकर है। अब अच्छा, आप कोचिंग की भूमिका को लेकर आते हैं। हमारे खान सर काफ़ी चर्चित हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब है। सभी कोचिंग संस्थाएं अगर चल रही हैं तो उसमें बेहतरीन और काबिल टीचर हैं। तो आपको पता है वो सरकारी नौकरी नहीं है, और उन्होंने एक बड़ा रोज़गार तैयार किया है अपने लिए, और संसाधन पर्याप्त रूप से वो विकसित कर रहे हैं और 200-500 लोगों को काम और रोज़गार दे रहे हैं। तो भी एक प्राइवेट जॉब है, आप ये सोच लीजिए, क्योंकि सरकारी एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है, इसलिए प्राइवेट संस्थाएं सामने आ रही हैं। अच्छा बताइए, कोचिंग संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जितनी भी पढ़ाई के संस्थाएं, अगर वो अच्छे से काम कर रही होती तो ये कोचिंगें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वो फेल हैं, मतलब 80-85 हज़ार महीना सैलरी लेने वाला अध्यापक सही से नहीं पढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों के टीचर जो हैं, उनके बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां 10 से 12 हज़ार सैलरी लेने वाला अध्यापक उनको पढ़ाता है। मतलब वो खुद जिस व्यवस्था में शामिल हैं, उसको बर्बाद करने में सारा योगदान उन्हीं का है। ये एक फैक्ट है, आप अपने आसपास देख लीजिए। अच्छा बताइए, अगर कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं तो क्या किसी प्रकार की समानता हो सकती है? आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, जरा सोच कर देखिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग जो सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें हर बच्चा जाना चाहता है। कोटा फैक्ट्री आपने सीरियल भी देख लिया, OTT पर उसके तमाम चीज़ें देख ली। तो कोटा में 4 से 5 साल जो बच्चे, मतलब बेसिक और फाउंडेशन कोर्स के नाम पे हाई स्कूल इंटर की भी पढ़ाई वो कोचिंग संस्थाएं ही वहाँ कराती हैं और बाकायदा बच्चों को पास कराती हैं। फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी वहीं से वो करवाती हैं। तो वो पैसा कौन सा गार्जियन दे सकता है? क्या कोई गरीब आदमी उठा सकता है उसका खर्चा? या फिर गरीब आदमी अपने बच्चे को वहाँ भेजता होगा तो उसकी क्या शर्तें रहती होंगी, वो किस तरह के सेक्रीफाइसेस करता होगा? उस मानी हुई बात, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ज़मीन जायदाद अपना बेचेंगे। बच्चों पे आप निवेश कर रहे हो। 4 साल तक आपको कोटा रखना है, सिविल की तैयारी के लिए आपको मुखर्जी नगर दिल्ली में रखना है। तो जब आप इतने साल तैयारी कर रहे हैं, तो किसी आम बच्चे के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, किस तरह से वह कंपटीशन करेगा? अरे हो सकता है वो बहुत प्रतिभावान हो, उसको इसकी ज़रूरत न पड़े, लेकिन ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं, आपका कट ऑफ और बाकी चीज़ें बहुत ऊंचे स्तर पे बढ़ा देती हैं। मान लीजिए आप एक नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न छात्र हैं, गणित की आपकी जो समझ है, विज्ञान की जो समझ है, उस आधार पे आप पेपर हल करोगे। और दूसरा बच्चा जो 2 साल से कोचिंग कर रहा है और एक क्वेश्चन के पैटर्न को उसको लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, तो आप में अच्छी खासी बुद्धि, प्रतिभा, मतलब ज़्यादा IQ के बाद भी वो जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है आपसे लीड ले ले और आप बड़े प्रतिभावान होने के बाद भी उससे नीचे रैंक में आया, किसी तरह से चयनित हो या ना भी चयनित हो,
तो कोचिंग संस्थाएं मेरिट बहुत बढ़ा देती हैं। तो आमतौर पे जो परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी, तो किसी भी परीक्षा में देखिए अब कट ऑफ कम नहीं जाती है, वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तो ऐसे में जब रिजल्ट आता है तो ज़्यादातर बच्चे फेल अपने आप को पाते हैं। फिर वो कहते हैं ये कैसे कट ऑफ चला गया। अरे भाई, आपकी कोचिंग में 150 बहुत काबिल बच्चे थे जो 90% के ऊपर हमेशा उनका कोई भी टेस्ट देते रहे होंगे तो रहा होगा, और ये परिणाम उन्हीं का आया है। हर कोचिंग से 200-500 बच्चे अगर चयनित होंगे तो कोचिंगों के बच्चे भर जाएंगे। या हर विद्यालय में आप चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कहीं का भी हो, तो 2-4 बहुत ही जीनियस बच्चे उनमें रहते हैं और उनका परफॉर्मेंस कहीं से भी कम नहीं होता। तो आप एक शहर का एग्जाम्पल लीजिए, 200-500 तो स्कूल होंगे ही ना। एवरेज 500 स्कूल एक शहर में आप अगर कैलकुलेट कर लीजिए, हर स्कूल में 4-5 अच्छे बच्चों को देख लीजिए, तो आपको 2-2.5 हज़ार बच्चे तो मिल ही जाएंगे ना एक शहर में, जो बहुत ही प्रतिभावान है। जो अगर आप उतने प्रतिभावान नहीं हैं तो आप उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे। वो किसी भी समुदाय में है, वो सभी कैटेगरीज में है, उन बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अब जो भी परीक्षा होती है उसका कट ऑफ ज़्यादा आता है। फिर आप सड़क पे हल्ला मचाने वाले और बाकी लोगों से जब पूछेंगे तो अपना रोना रोते रहते हैं, जबकि हकीकत यही है कि प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो आज परीक्षा ले लीजिए, कल परीक्षा उनसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप महज भीड़ और तोड़ फोड़ करने वाले व्यक्ति बन के रह जाते हैं। अच्छा, इस भीड़ और तोड़ फोड़ के जो कैरेक्टर आप देखिए, तो हमारे यहाँ जो विरोध समर्थन में अजीब सी खेमेबाजी है कि किसके सामने किस चीज़ की मांग करनी चाहिए, कहाँ विरोध करना चाहिए, ये पता नहीं कैसे और कब हम सीखेंगे। हम ब्रिटिश राज के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आगजनी, बंद, तोड़ फोड़, ये तरीके अब नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा देश है स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश में जो सरकार बनती है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनती है। आपकी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, स्थानीय प्रशासन है। तो जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जो आपका स्थानीय प्रतिनिधि है उसका घेराव हमारे देश में क्यों नहीं होता है? जो विधायक है, जो सांसद है, वो हमारी बात आगे ले जाए कि भाई अगर आप हमारी बात आगे ले जा रहे हो, फलाने पार्टी, फलानी सरकार नहीं सुनती तो पहले आप इस्तीफा दो। मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, अगर ये हमारी बात आगे नहीं ले जा पाते तो हमारे प्रतिनिधि आप किस बात के हैं? तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो विरोध में किसका विरोध करना है, किसका घेराव करना है? तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या ना हो, हमारे प्रतिनिधि हैं वो, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। तो सबसे पहले उन पर दबाव बनाना चाहिए कि आप हमारी विधायिका में, हमारी विधानसभा में, हमारी संसद में हमारी बात आप उठाइए, और सरकार नहीं सुनती है तो आप इस्तीफा दीजिए कि मैं उससे अलग होता, फिर चुनाव हो। और फिर और देखिए आपको कहाँ पर देना है, फिर आपका जो तहसील है, जिला मुख्यालय, मतलब एसडीएम, डीएम, उनके मेमोरेंडम देना है, वहाँ पे धरने पे बैठना है। फिर सोशल मीडिया तो है ही, पर विरोध में ट्रेनों को रोक लेना, उनको आग लगा देना, सड़कों को जाम कर देना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अराजकता होगी। फिर पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती होगी और आपका नुकसान होगा। अगर कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पार्टी आपका पक्ष इसलिए ले रही है कि आप एक बड़े वोट बैंक में हो, तो फिर वहाँ आपको बहुत बुरी तरह से छला जा रहा है। अभी बिहार में ही कुछ मीडिया के चैनल्स पे देख रहे थे कि नेताजी के छात्रों के साथ हम हैं। अरे भाई किस बात के लिए हो, छात्रों की क्या डिमांड है? तो रिपोर्टर ने पूछा भाई एनटीपीसी का मतलब क्या है, वो नहीं बता सके। छात्रों की मांग क्या है, उन्हें नहीं पता है। तो हमें अपने तरीके से, अपने माध्यम से ऑर्गेनाइज होने के लिए अगर 100, 200, 500 लोग भी अपने विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, एसडीएम अगर इनसे बात करेंगे तो वो ज़्यादा कारगर होगी। फिर अगर आप एक बड़े समूह हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, तो मानी हुई बात है पैसा चाहिए कुछ भी लड़ने के लिए, तो चंदे इकट्ठा करिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट करिए, कोई भी परीक्षा होगी और अगर उस बात में तथ्य और तर्क होगा तो उस पर रोक लगेगी। अब देख लीजिए सारी परीक्षाएं रद्द होती हैं, कैंसिल होती हैं,
तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिर उसी बात पे आते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर और एसएससी, रेलवे की जितनी परीक्षाएं थी ये कभी भी सही नहीं थी। तो हमारी जो सरकारें हैं वो निकम्मी और नाकाम रही हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अच्छा बताइए, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो दिक्कतें तो आएंगी ही। और फिर कोचिंग संस्थाओं की भूमिका के बारे में सोचिए। एक तो वो कटाव बढ़ा रही हैं, पैसे तो कमा ही रहे हैं भाई, पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग उसी से होगी ही। आप खराब पढ़ाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में आप सर्वाइव नहीं करोगे। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सोचिए, वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, हार्ड कॉपी भी बेच रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। वो हज़ारों करोड़ में अन अकेडमी, बाईजू जैसी संस्थाएं, सोचिए भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही हैं, वो मूवीज और सीरियल बना रही हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है एजुकेशन का, इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है और ये बिजनेस चल रहा है। फिर जब हजारों छात्रों का समूह आपसे जुड़ जाता है तो इस बिजनेस में बाकी एंगल भी आ जाते हैं। और फिर जैसे छात्र, किसान, मजदूर, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जीवन में सर्वाधिक संघर्षरत समूह यह रहता है। तो फिर उन पर राजनीति भी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का यह दोष, अवगुण, गुण, चाहे जो आप समझिए, वह भी यह है। अच्छा बताइए, ये समस्याएं तो चल ही रही थी, लेकिन कुछ जो संभावनाएं और सुधार जो करने के प्रयास किए जा रहे हैं, आइए उस पर भी बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी बाकी एग्ज़ाम, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं होती थीं और छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। आप 5 से 6 साल देखिए कितने मेडिकल, कितने इंजीनियरिंग के फॉर्म डालने पड़ते थे ऑफलाइन, और बाकी भी जो होता था। फिर सरकार ने एक पहल की, उसने एनटीए का गठन किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसका गठन कब किया गया है? देखिए 2017 में एनटीए का गठन किया गया। जब पहली बार इसने परीक्षाएं कराई तो काफ़ी आलोचना हुई थी और काफ़ी असहमतियां भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी सरकार रही, इससे पूर्व भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से बेटर ही होते हैं। तो जब एनटीए का गठन किया गया तो कुछ समस्याएं आई, लेकिन अब एनटीए बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करा रहा है, टाइम से रिजल्ट दे रहा है। सोचिए यूजीसी की 2 बार परीक्षाएं होती हैं, नेट की, सीएसआईआर की, वो करा रहा है, मेडिकल के सारे एग्ज़ाम वही करा रहा है, नीट यूजी पीजी कराता है, और जो आईआईटी के हैं ना, वो जी, और फिर ये सीमैट एग्ज़ाम भी जो मैनेजमेंट का है, अच्छे से करा रहा है। तो इस तरह की संस्थाएं हों जो टाइम पर एग्ज़ाम कराएं, और ये एनटीए के आ जाने से काफ़ी अच्छा हुआ। अब जैसे सरकार ने 2020-21 के बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट ले आया और उसके गठन की तरफ सरकार बढ़ रही है, और बहुत जल्द जब उस पर काम होने लगेगा तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी। सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को देखने मानने से जीवन में काम नहीं चलेगा। अच्छा, एनआरए के बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? इसका गठन सोचिए 2020-21 के बजट में इसका प्राविधान किया गया, और 1517 करोड़ का इसका बजटरी एलोकेशन भी दे दिया गया है। यह भी साल में 2 बार लोगों की से एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप चाहे जो कह लीजिए। इस तरह की एक परीक्षा ली जाएगी, साल में 2 बार ली जाएगी। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आप 3 साल के लिए एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप बी, सी, डी, नॉन गेस्टेड पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब आरआरबी, एसएससी, इनको जो है बहुत ज़्यादा बच्चों से जूझना नहीं पड़ेगा, परीक्षार्थियों से, तो उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अच्छा होता, ये कोरोना ना आया होता तो शायद इसी साल से ये चालू भी हो गया होता। फिलहाल ये और जल्दी सरकार को और प्रयास करना चाहिए, युद्ध स्तर पर कोशिश करना चाहिए कि यह नियमित एग्ज़ाम हो। अब सोचिए इसके लिए सरकार क्या टारगेट लेके चल रही है, और यह बहुत जल्दी क्रियान्वित हो जाए। हमें यह मांग करनी चाहिए कि 1000 सेंटर इसके बनाए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 सेंटर होना चाहिए, और साल में आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 2 से 2.5 करोड़ बच्चे इसमें अपीयर होंगे, और आप 3 साल के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट
के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। फिर आपकी जो भी योग्यता होगी और जो पद के लिए, जिस पद के लिए जो मानक होगा, उसके हिसाब से उस पद के लिए फिर एसएससी, रेलवे और जो बैंकिंग सेवा है उससे जुड़ी परीक्षा में फिर आप उसी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उसमें अपीयर होंगे। तो फिर ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी और इन संस्थाओं को, बच्चों को छांटने में या परीक्षा लेने में आसानी हो जाएगी। जैसे अभी सी-टेट और शैक्षिक योग्यता के लिए नेट-टेट और मतलब स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, स्लेट, ये सारी परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। तो इसे एक मानक तो बना ही। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सोचिए, जब स्टेट जो टेट एग्ज़ाम होता है उसमें 20 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, सोचिए। तो मतलब टीचर बनने के लिए 20 लाख बच्चे बीएड और बीटीसी किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि 20 साल बच्चों को नौकरी मिल जाएगी शिक्षक की? नहीं मिलेगी, मिली ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 20 लाख बच्चों को अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फिर हर साल यह संख्या, अब इतने बीएड और बीटीसी कॉलेज खुल गए हैं कि यह बढ़नी ही है। और 20 साल फिर आपको 1, 2 साल, 4 साल बाद ये 50 लाख तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हर साल जब 1 से 1.5 लाख, 2 लाख लोग इस तरह की डिग्रियां हासिल कर लेंगे, फिर ये सी-टेट और टेट के एग्ज़ाम देते रहेंगे। 20 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, जो भी देंगे। फिर जब शिक्षक भर्ती निकलेगी तो कितनी निकलेगी? 20,000, 25,000। हर साल 25,000, 50,000 भर्ती नहीं आएगी, आप ये भी जान लीजिए। तो सोचिए कितने प्रतिशत बच्चे सफल होंगे? 1% होंगे? नहीं होंगे। 2% होंगे? नामुमकिन है। तो मतलब क्योंकि उतनी भर्ती नहीं आएगी। फिर हर साल शिक्षकों की इतनी बम्पर भर्ती नहीं आती है। 4-6 साल पे 50,000, 60,000 की आती है। तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। आप इससे नाराज़ होइए, गुस्से में होइए, नौकरी दे सरकार नहीं दे पाएगी, आप जान लीजिए। तो आपको हुनरमंद होना है। तो बल्कि सरकार जो है अगर कानून व्यवस्था के पक्ष में काम करेगी, निजी निवेश होगा उस राज्य में, तभी आपको रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने नाराज़ होइए, चाहे जितने धरना प्रदर्शन करिए और चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए, सरकारी नौकरी आपको नहीं दे पाएगी। ऐसे में कहीं भी बहुत उग्र होने, अराजक होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीवन में आप ऐसे जो सामान्य तरीके से जो भी कर सकते हैं, तब आप वह भी नहीं कर पाएंगे और आप किसी और के शिकार हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मीडिया में चलता रहता है कि फला आदमी ये बोल रहा है, ये कर रहा है, अब इसमें एक एंगल और देखिए। ज़्यादातर जो ये मीडिया में खबरें आती हैं, इंटरव्यू आते हैं आम आदमी, खास आदमी के, तो उससे आप एक चीज़ गौर करिए कि कौन सा मीडिया हाउस है, कौन सा चैनल है, और तो वह कौन सी बात दिखाएगा। तो ये पोस्ट ट्रुथ ना, और जो मिस्चीवियस न्यूज़ हैं जिसमें मिसगाइडिंग ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, सही सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचती हैं। आप अच्छा बताइए, आपको कोई खबर सही लग रही है, कोई बात अच्छी लग रही है, ज़रा खुद पे गौर करिए। कहीं इसमें आपके जाति और धर्म या फिर कहीं आप किसी संगठन से जुड़े हैं, इसकी वजह से तो नहीं सही लग रही है, या इसकी वजह से तो खराब नहीं लग रही है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको अपना मानसिक संतुलन सही है कि नहीं, यह समझने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी जाति की वजह से, अपने धर्म की वजह से और अपने संगठन की वजह से किसी पक्ष में हैं या किसी के विरोध में हैं, तब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और आप प्रतियोगी छात्र और सामान्य छात्र भी नहीं हैं, क्योंकि आप वोट बैंक हैं और आप इसलिए खास पार्टी, खास दल और खास विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप सचमुच विद्यार्थी हैं, अध्ययनरत हैं, तो आप किसी एक व्यक्ति और विचारधारा से मत प्रभावित होइए। आप हर मतांतर, संगठन के बारे में पढ़िए, जानिए, हर पक्ष को देखिए। मान लीजिए रेलवे की परीक्षा में धांधली होती, इसके दोनों पक्षों को आप देखिए। सिर्फ एक पक्ष से आकलन मत करिए किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी बॉडीज़ को। अच्छा, इन मीडिया चैनल्स पे आते हैं, अगर पूछिए कोई भी जो भी बात करता है, किसी भी समय राजनीतिक दल, विचारधारा, संगठन या किसी के बारे में कोई भी बात करता है, तो उससे पूरा नाम उसका पूछिए। पूरा नाम, अब देखिए जाति और धर्म की फिर बात आ जाएगी। पूछिए कि आपका क्या नाम है, और वह अपना पूरा नाम, मतलब सीधी सी बात है, अपनी जाति और धर्म का उल्लेख करे।
फिर वो किस तरफ कौन सी बात कर रहा, आप इस पर गौर करिए। और फिर आगे जानना हो तो पूछिए क्या आप किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, फिर वह क्या कहता है, फिर तब आपको उससे सहमत असहमत होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फलाने हैं इसलिए ये कह रहे हैं, आप फला संगठन से जुड़े हैं इसलिए आप ऐसा कहेंगे ही। तो वह पार्टी के प्रवक्ताओं जैसा स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई सही गलत बात नहीं होती है। यह भी एक फैक्ट है, आप इसको गौर कर कर देखिए कि वह कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दूसरे तरह के नरेटिव चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो जैसे अब आपको एनटीए के बारे में जानना, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, गूगल पे ही कर लीजिए, एनआरए के बारे में सर्च कर लीजिए, रेलवे कैसे परीक्षाएं लेता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह का करप्शन है, दोनों तरफ की बातें करिए। फिर आपके कैरियर में कौन से बेहतर विकल्प होंगे, यह आपको देखना, सोचना और समझना है। आपके परिवार की स्थिति कैसी है, आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक दो परीक्षाएं देखिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा है आपको पता है। आप किसी छलावे में मत रहिए। और ये बड़ी बड़ी बातें, अच्छा आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं और प्री परीक्षा आप अपीयर हुए, अब कोचिंग संस्था का जो संचालक है, जो टीचर है, उसे पता है मान लीजिए कि ये 90 कट ऑफ जा रही है। अब बच्चे जो है कोचिंग में जाते हैं, पूछते हैं सर कितना कट ऑफ जा रहा है, तो कोचिंग वाला जानते हैं क्या कहेगा, 80 में हो जाएगा। उसको पता है कि 90 से नीचे नहीं होगा, तो वो 80 वाला क्यों बताता है? अगर वो 90 बता देगा तो उसके कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, मेंस की तैयारी के लिए कोई बच्चा आएगा ही नहीं। मुश्किल से 50-60 लोग ही आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो 80 कहता है तो ये संख्या 10 गुनी हो जाती है। 1000 बच्चे आराम से उसको मिल जाते हैं। तो 1000 बच्चे पढ़ेंगे, फिर रिजल्ट आते आते फीस जमा कर रहे होते हैं, उसका काम पूरा हो जाता है। और यह भूमिका हर कोचिंग में, हर जगह, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है भाई। आपका करियर कैसे चलेगा, क्या होगा, इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनको तो फीस मिल गई, उनका धंधा तो चल गया। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्ट में आपको मिसगाइड किया जाता है कि हम इतना कट ऑफ आपको बताएं, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, फिर आप लग जाओगे। तो फिर ये रेलवे की ही परीक्षा नहीं, बाकी परीक्षाओं को भी। अच्छा देखिए, अच्छा 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही है। तो जैसे जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं कभी, आप यहाँ यूपीपीसीएस या यूपीएससी या जो भी एग्ज़ाम देते हो, तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें टोटल रिजल्ट ही आता है। आपकी एलिजिबिलिटी अलग अलग पदों पे रहती है, तो भी आप गिने जाते हैं। तो यकीन मानिए, थोड़ा आपको बुरा लगेगा जो परीक्षार्थी होंगे, इससे परिणाम पे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए 8000 बच्चे होंगे क्वालिफाई किए, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए कोई एग्ज़ाम हुआ है, तो मान लीजिए ये क्राइटेरिया जैसा आप चाहते हैं वैसा कर दिया जाए, तो कितना होगा, 8500 रिजल्ट हो जाएगा। मतलब आप जो 500 बच्चे नए उसमें इंक्लूड होंगे, वो बहुत हायर रैंक और ऊपर की मेरिट वाले नहीं होंगे, वो किसी तरह से ही इस ग्रुप में आएंगे। तो जब आप किसी तरह से 8000 रिजल्ट में आप नहीं आ पा रहे हो और किसी तरह से 8500 में आ पा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? क्योंकि फिर तो आपको जानते हैं 200 में आना है, अंतिम 300 में आना है, यही तो आना हो। मान लीजिए 500 है, 500 भर्ती है, 18 गुना 15 गुना रिजल्ट आया, तो 8 से 9000 अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई किए। तो फिर आपको फ़ायदा कैसे होगा? सोचिए, जब 8000 में आप नहीं आ पा रहे हैं तो 500 में आप कैसे चयनित होंगे? तो आपको निष्पक्ष रूप से अपना मूल्यांकन करना है और किसी गलतफहमी में मत रहिए। न माँ बाप को बेवकूफ़ बनाइए, न खुद को बनाइए। 1-2 बार ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए, खूब परिश्रम करके दीजिए और आप चयनित हो जाइए, यह शुभकामनाएं हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आप 10-12 हज़ार या 10,000 के रिजल्ट में अगर नहीं आ पा रहे हैं तो 2-500 में आप कैसे आएंगे? अच्छा, अब इस रेलवे के रिजल्ट को ही लीजिए, 3,80,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं मान लीजिए एक परिणाम में, और कुल 1 से 1.25 लाख लोगों को मान लीजिए चयन होना है, या जो भी हो 20 गुना हो। तो सोचिए, अगर 3 से 4 लाख में आप नहीं आ पा रहे हैं तो बाकी में क्या हाल होगा आपका? क्या यह बताया जाए? आप कहिए, मान लीजिए कि 7 लाख हो जाएगा, आप हो जाओगे। चलिए मान लीजिए आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयार हो गए, क्वालिफाई कर लिए। तो जब आप ये 7 लाख में या 3 लाख में, जब इस संख्या में आप चयनित नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो
1% वाले में कैसे आएंगे? तो लो, इस तरह की शिकायतें बेईमानी हैं। आपको खूब परिश्रम करना है, और जो ये परीक्षाएं होती हैं नौकरी के लिए, ये फेल करने के लिए होती हैं। आपको पहले ये समझना है। जैसे आप हाई स्कूल, इंटर और जो डिग्री कोर्सेज यूजी पीजी जो भी आप कर रहे थे, तो वो परीक्षाएं डिग्री के लिए होती हैं, पास करने के लिए। जब आप किसी सर्विस के लिए, नौकरी के लिए compete करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, तो वहाँ परीक्षा फेल करने के लिए होती है। मतलब 100 में से 1 आदमी को लेना है, 99 को फेल करना है उस संस्था को। तो कैसे कैसे फेल करने के तरीके निकालेगी, घुमा फिरा के पेपर पे पूछेगा वो, और भी जो विसंगतियाँ रहती हैं वो भी उस परीक्षा का हिस्सा है। आप कितना भी चिल्लाएंगे। अच्छा बताइए, मान लीजिए 105 कट ऑफ गया है, आपका 106 हो और आपका चयन न हुआ हो, तब आप हल्ला मचाइए, समझ में आता है। और मान लीजिए 105 कट ऑफ गया है, 80 क्वेश्चन भी आप नहीं पहुँचे हैं और आप रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, आपका चयन नहीं हुआ, तो आप धोखा दे रहे हैं सबको, अपने को भी। तो आप इस धोखाबाजी और 420 से बचिए, क्योंकि ये जो छलावा है ये आपका खुद के लिए। कोई टीचर, कोई संस्था, कोई नेता, कोई जात, कोई बिरादरी, कोई धर्म, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब फिर विमर्श आएगा, मीडिया की बात आएगी, नेतागिरी आएगी, तो उसमें ये सारे एंगल आते हैं। फिर जानते हैं एक मुद्दा और आएगा, आरक्षण का। आरक्षण के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, कुछ नहीं हो रहा है। अरे जब सरकारी नौकरी 1% लोगों को मिलना है, तो आरक्षण हो ना हो क्या फ़र्क पड़ जाएगा आप पे? करना तो आपको कुछ और ही काम है जीवन में। अच्छा बताइए, जिसे आप SC, OBC, ST, EWS कह रहे हैं, उस समाज में, उस तबके में भी एक संपन्न तबका तैयार हो चुका है कि नहीं? बताइए। अगर SC, ST को आप जानते हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप खुद उस समुदाय से हैं, तो अपने बीच के लोगों को देखिए। उस कथित समाज में, मैं कथित इसलिए कह रहा हूँ कि उस तरह से जो वंचना की जो राजनीति होती है समाज में, जो वंचित वर्ग है वह हर जाति समुदाय में है, उसका कोई एक नाम आप नहीं दे सकते हैं। तो उस वंचित समूह में एक संपन्न तबका तैयार हो चुका है, तो सरकारी सेवा में वह क्या किसी और को कोई अवसर देगा? SC, ST में भी करोड़पति लोग हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज में वो अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं अपने बच्चों पर। आप किसी व्यक्ति का अगर नाम लेंगे, अभी हाल फिलहाल में जितने रिजल्ट आए हैं, जो इन कैटेगरी से चयनित लोग हैं, उनके बैकग्राउंड पर आप देखिए, तो उनके माँ बाप पता चलता है सिविल सर्विसेज में टॉप की पोस्ट पर हैं, टॉप पॉलिटिशियन हैं, मतलब धन धान्य से भरे और संपन्न लोग हैं, तो वो चयनित हो रहे हैं, उनके बच्चे चयनित हो रहे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहे हैं कि जात के, क्योंकि देखिए ये जो आरक्षण है और जो व्यवस्था है, ये जाति आधारित व्यवस्था है। तो जब जाति में आप बटे रहेंगे, आप एक ग्रुप के रूप में आपकी पहचान बन जाती है। इसमें फिर जात के आधार पर पार्टियाँ पैदा होती, सवर्णों की, अवर्णों की, SC की, ST की, पिछड़ों की, पता नहीं क्या क्या है। आप आसपास देखिए, और हर जात के अपने संगठन, मतलब ये प्रेशर ग्रुप है जो समाज को, देश को, कानून व्यवस्था को दबाव में लाने, धमकाने का काम करते हैं। और राजनीतिक दल के रूप में ये बड़े राष्ट्रीय दल को प्रेशर ग्रुप में ब्लैकमेल करते हैं, मंत्री पद लेते हैं, पैसे लेते हैं और बाकी चीज़ें करते रहते हैं। देखिए संगठन के स्तर पर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये कोई समाज की भलाई कर रहे हैं? नहीं, ये अपना और अपने परिवार के आगे कुछ नहीं देख रहे हैं। ये किसी भी अपने समाज की कोई भलाई नहीं कर रहे हैं, बस उनको मूल समाज से, जहाँ बच्चों को एक दूसरे से मिलना है, दोस्ती करनी है, इंटरेक्ट होना, उससे काट दे रहे हैं। उनमें जहर भर दे रहे हैं कि तुम अलग हो। अरे भाई, तुम अलग नहीं हो, तुम छात्र हो, बेरोजगार हो और बेकार हो। ये बात ये लोग स्थापित कर चुके हैं, इसीलिए आपको भीड़ बना देते हैं, कहीं भी आगजनी के लिए आपको उकसा देते हैं, कहीं भी आपको खड़ा कर देते हैं और आपको बताते हैं अब आपको खतरा है। भाई, आपको कोई खतरा नहीं है। इस देश में कानून और संविधान से ही शासन होता है और किसी भी आदमी को उतने ही अधिकार हासिल हैं जो किसी अन्य को हासिल है, और इस पे कोई भी आदमी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर कोई यह बता रहा है आपको, तो आपसे झूठ बोल रहा है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, सबको समान अधिकार है।
अगर आपको लगता है आपको कोई नेता कुछ बोल रहा है, तब पहले उठा लीजिए संविधान के आप मौलिक अधिकार को ही पढ़ लीजिए, केवल आर्टिकल 12 से 35 पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। कहीं कुछ नहीं है, कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। अगर उसमें हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एक छोटा सा रिट डाल दीजिए, उस पर रोक लग जाएगी। ये हाय तौबा करने और ज़बरदस्ती का ड्रामा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। ये नेताजी लोग जो हैं आपको सिर्फ उकसाते हैं कि आप उनके वोट बैंक बने रहिए, और वोट बैंक आप तभी तक रहेंगे जब जाति और धर्म के आपके अंदर गुलामी की मानसिकता बनी रहेगी। और नेताजी की सफलता इसी बात में है कि आपके अंदर वह गुलामी की मानसिकता को वो बनाए रखें, और तभी तो आप उनके पीछे चलेंगे, भीड़ बन के रहेंगे। अच्छा बताइए, ये जो चुनावी रैलियां होती, इसके जो इतने बड़े बड़े खर्चे होते हैं, नेताजी के पास पैसा कहाँ से आएगा? अंततः वो हमारे ही जेब पे पड़ना है उसका बोझ। जब हम मोबाइल, अखबार, टीवी से सब कुछ जान सकते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी रैली करने की क्या आवश्यकता है? भाई आप डोर टू डोर जा सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता से 5 साल मिलिए। हम इस सरकार से असहमत हैं, तो जो आप चाहते हैं, जिसमें जो कमियां हैं, आप बताइए जनता को कि इसको ऐसे ऐसे हम बदल देंगे, आप हमको चुनिए, ये बदलाव आ जाएगा। कहाँ कोई परेशानी होगी? तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अराजकता का हिस्सा मत बनिए। खूब परिश्रम करिए, खूब पढ़ाई करिए और अपने लिए विकल्पों को बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में तभी आप कुछ कर पाएंगे, और इस्तेमाल होने से आपको बचना है। कोई भी नेता कुछ भी कहे, अगर आपके अपनी जात समुदाय का लगता है आप उससे बात कर सकते हैं, तो उससे वास्तविक सवाल पूछिए कि सच में आप क्या सोचते हैं कि शिक्षा में बदलाव कैसे आएगा, समाज में परिवर्तन कैसे आए, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े। अगर वो मरने मारने और हिंसा की बात करता है तो उसे वहीं पे खारिज कर दीजिए, और यह खारिज करने का काम आपको ही करना है। आप जिस जाति, समुदाय या ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको उसमें आवाज़ उठानी है। आपको दूसरों को उपदेश नहीं देना है, दूसरे ग्रुप, समुदाय या लोगों की खामियां नहीं ढूंढनी है। आपको अपने अंदर या जहां भी आप बिलोंग करते हैं वहां आवाज़ उठाइए, और कभी भी अराजकता और तोड़ फोड़ का हिस्सा मत